हेलो सो कैसे आप सब। बहुत सी सेकंड चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आपका क्लास 12th का कल हिंदी का पेपर है भाई, तो काफ़ी दिक्कत हो रही होगी आज आपको, क्योंकि अब भाई काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। तो यही मैं आपके लिए कुछ राहत लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स जो कि आपके कल के पेपर में 110% फंस ही जाने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस आगे आपको मिलते रहेंगे। तो देखो, यूपी बोर्ड क्लास 12 का कल 24 मार्च को पेपर है, और भाई आज आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने निकाले हुए हैं। और मे बी आपका कल क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस टाइम आप पढ़ रहे होगे, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताने वाला हूँ, क्लास 12 के हिंदी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास 5 जो है, आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव खंड का, यानी गद्य से आते हैं, और 5 आते हैं पद से, ठीक है। अब गद्य से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें देख सकते हो पहला क्वेश्चन है कि रानीखेत की कहानी के लेखक कौन है। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आपका आवारा मसीहा नामक जीवनी विधि के लेखक कौन है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का अंकी का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस आप इजीली पढ़ पाओगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस वो पढ़ने चाहिए जो कि आपके पूरे से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव से आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें भाई रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां है। तो ये नंबर आपका पूरा हो जाएगा अगर कंप्लीट, अगर क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लिखने वाला होता नहीं है, तो इसलिए कोई नंबर कटना नहीं है। अगर आप ऑप्शन सही लिख दोगे तो आपका पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, एक नंबर। अब रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंशाल्लाह खां। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधि के लेखक कौन है, तो भैया ये हैं विष्णु प्रभाकर, जैसे कि सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो। इसके बाद हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है हिंदी एकांकी का जनक। इसके बाद स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रानी केती की कहानी के लेखक कौन है, रानी केती की कहानी के लेखक है इंशाअल्लाह खां। आवारा मसीहा नामक जीवन विधि के लेखक कौन है, तो भैया विष्णु प्रभाकर हैं आवारा मसीहा के। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। और एक और क्वेश्चन रह गया था, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, जो कि चौथे नंबर पे आंसर आपको दिया गया। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है, तो भैया आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसके बाद बात आती है यहाँ पर पद्य के जो 5 क्वेश्चन हैं। तो अगर समझ लो कि आपने ये 5 क्वेश्चन कर दिए तो आपके ये पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, सीधा टिक मार के पूरे 5 नंबर पूरे पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं छायावादी कवि। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस में आगे और आपको बताता हूँ, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चितंबरा पर उनको मिला है। तो सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना पर उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो चितंबरा पर मिला है उनको। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ के चले जाना, तो भाई आपका काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर करने में। बाकी बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्वेश्चंस को पिकअप करता हूँ। कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 है भाई कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो भाई ये 10 क्वेश्चंस तो आपके 10 में से 10 तो आपको पूरे मिलेंगे जब आप पूरा सही करोगे। एक बार कंफर्म कर लेना सारे क्वेश्चंस को अपने मॉडल पेपर से मिला के, जो कि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए हैं। इसके आगे मुझे मानव जाति की ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपना पैराग्राफ पढ़ने में अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ सॉल्व करने की। वो ट्रिक ये है कि आप पैराग्राफ पढ़ने के बजाय पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो जाकर, कि पाठ का शीर्षक और लेखक कौन है। या आप पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से पाठ का है, इसके शीर्षक क्या है और लेखक कौन है, ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। सिंपली देख सकते हो जो भी जहाँ पर नीचे अंडरलाइन किया गया है उसकी पूरा पैराग्राफ पढ़ के, जैसे कि संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है और जीने की इच्छा है, यहाँ तक आपको ये
करना है पैराग्राफ, इसकी पूरी व्याख्या करनी है। इसके आगे नीचे क्वेश्चन आपको मिलता है, मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी होती है। तो पैराग्राफ में देख लो भाई, मनुष्य की जीवनी शक्ति, इस शब्द को उठा लो। यहाँ पर देख सकते हो कि शुरुआत में दिया गया है मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। सेम आंसर यहाँ पर छाप दो, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, 1 नंबर नहीं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे भाई यहाँ पर, क्योंकि दो दो नंबर के हैं ना, 5 क्वेश्चन, एक तो 2 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे तीसरे क्वेश्चन के। ठीक है, ये सब आप बिना पढ़े भी कर सकते हो यार, ये पैराग्राफ सॉल्व करने का। आज हमारे समाज, बस आपको शीर्षक और लेखक के लिए तो पैराग्राफ ये ढूंढना ही पड़ेगा, ये वाला। तो ये पूरा पैराग्राफ ढूंढ लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, तो आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पैराग्राफ में देख लो जाकर कि ये शब्द आपको कहाँ पे मिल रहा है। हमारे समाज में आज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है, और यही सेम आपको लाइन छाप देनी है कि हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है, यही आपको लिख देना है सिंपली, ये आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि देश की जाति और संस्कृति की बात है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, नहीं तो वो लाइन में भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, यहाँ देख सकते हो कि शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्मम जिजीविषा है। देख सकते हो कि सेम आंसर वही है यार, पूरा हमको आंसर वही मिल गया। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, पिछले में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इस वाले में देख लो क्लियर करके। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको क्लियर दिख रहा होगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो ज़्यादा मतलब बोर मत होना। इसके आगे जो मैंने पैराग्राफ को कैसे क्या सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया है ईजिली, सिंपल तरीके से यार, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इस चीज़ में। अब चलते हैं, अब जो पद का पैराग्राफ होता है उसमें तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अथवा करके दिया गया था, चाहे तो आप उसको कर सकते हो, चाहे आप इस पैराग्राफ को कर सकते हैं। पद के पैराग्राफ में आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ, क्योंकि ये आप अपने मॉडल पेपर में देख लेना, जहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश काफ़ी कम होगा, आपको इसकी व्याख्या जो कम से कम 4 से 5 लाइनों में आसानी से कर देना, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा आपका। इसके अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लेना, इसको समझ लेना अच्छे से। हिंदी अगर आपकी आती हो तो अच्छी है, अगर नहीं आती तब भी आप पैराग्राफ से ढूंढ के इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली पैराग्राफ पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि आंसर क्या होगा। सुख भोग खोजने आते सब। ठीक, तो अधिकांश यहाँ पे आपसे पूछा गया अधिकांश मनुष्य संसार में आकर क्या खोजने के लिए आते हैं। तो भाई आंसर आपको सिंपली यहीं से मिल जाएगा, जो कि आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि सुख भोग, यानी सब लोग सुख को भोगने के लिए, यानी सुख की खोज में सब लोग आते हैं संसार में। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये भी आप इस पैराग्राफ की हिंदी जब आपको पता होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको आप अपने मॉडल पेपर से इनका आंसर निकाल सकते हो ईजिली। इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय आपको लिखना है 80 शब्द का, जो कि 5 नंबर का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको कुछ बता दूंगा जो कि 2-3 पेपर से मिला के आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 3 आ रहे हैं गद्य के, और 3 है पद्य के, जो कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, स्वामीनाथन पंत। ठीक है, ये 3 है पद्य के। अब चलिए मैं ये 3 जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पद्य क्या है। इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का 110% आपका फंस ही जाना है, जो कि मैं आपको और भी क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ, और भी क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चलिए चलते हैं, जीवन परिचय, ये देख सकते हो इसवीं क्वेश्चन पेपर में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया हुआ है, और APJ अब्दुल कलाम का भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, तो ये 2 जो साहित्यिक परिचय हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो इन 2 साहित्यिक परिचयों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प कर देंगे आपकी। अब चलते हैं भाई, एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक और मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सेम देख सकते हो भाई कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन दोनों के ही भाई आए हैं। तो ये 2 काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, इन दोनों में से 110% कोई ना कोई एक फंस जाएगा, नहीं तो दोनों के दोनों फंस जाएंगे। काफ़ी अच्छा, और 5 के 5 नंबर, या फिर 5 में से अगर आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी तो 5 मिल जाएंगे, नहीं तो आपको 4 तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इनकी रचनाएं भी आपको पढ़ लेनी है, साहित्यिक परिचय जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है, इन सबको आसानी से पढ़ लेना। बाकी जयशंकर प्रसाद का मैं आपको बताता हूँ, जयशंकर प्रसाद का 110% फंसना ही फंसना है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पद के लिए भाई जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, जो कि पिछले पेपर में मैंने आपको दिखाया वहाँ पर इसलिए ये दोनों भाई तो जयशंकर प्रसाद तो 110% फंसना ही फंसना है। मैथिली शरण गुप्त को आप मतलब एक कहते हैं ना कि बैकअप के लिए रख लीजिएगा इनको, इनका जीवन परिचय सॉरी इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं आ सकती हैं। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर देख सकते हो ये मैथिली शरण गुप्ता और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों 110% भाई आपके फंसने ही फंसने। इनको तो पढ़ ही लेना एक बैकअप के तौर पे, एक और पढ़ लेना कोई भी आपको जो भी सही लगे, ठीक है। फिलहाल ये दोनों तो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आपकी ये 110% फंस गए भाई तो नंबर काफ़ी अच्छे मिल जाने यार आपको। तो ये भाई साहित्यिक परिचय की बात हो गई है, गद्य पद्य दोनों की। इसके बाद बात करते हैं जो एक हमारी कहानी आती है लिखने के लिए, तो ये काफ़ी मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग आती है। तो वो बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको तो आप आसानी से ही अपने हिसाब से जो भी आपके शहर में आती हो वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दो हमको दिए गए हैं, अथवा लगाकर, एक ध्रुवतारा बहादुर और एक पंचलाइट और बहादुर। पंचलाइट पढ़ लीजिएगा, पंचलाइट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पंचलाइट भी काफ़ी काफ़ी जगह आ जाती है। तो ध्रुवतारा और पंचलाइट इन दोनों में से कोई भी आप पढ़ लेना, 5 नंबर की आप 110% फर्स्ट जानी है। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप 80 नंबर का आ जाएगा, तो इस स्वपठित खंड काव्य के आधार पर इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो आपके शहर में जो भी आता हो वो आप इनमें से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद चलते हैं खंड खा में, जो कि जहाँ पर हमारा संस्कृत से रिलेटेड आता है। 7 नंबर का एक ससंदर्भ हमको हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो ये आप आसानी से मतलब कर सकते हैं। चाहे तो संस्कृत अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आती है तो उसका ही हिंदी में मतलब निकाल कर आसानी से कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि यार कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना बिल्कुल भी, जो भी आपको समझ में आ रहा है यार, ठीक है, वो अपने हिसाब से लिख देना। वो काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी राइटिंग में लिखना, और स्टार्टिंग के लेटर्स भी काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखना, तब आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको श्लोक आता है, दिए गए श्लोक में से किसी एक संदर्भ का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक श्लोक आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और ऊपर वाले भी आप जो मैंने पैराग्राफ बताए हैं इनको भी आसानी से पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। पॉज करके इनका एक आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, नहीं तो आप इनको अपने मॉडल पेपर सर्च करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मुहावरे की बात आती है, तो भाई ये जो मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पेपरों में आ चुके हैं। 9 2 11 9 तो बहुत ही सिंपल है। अब भाई यहाँ पर जो मुहावरे हैं यार, ये काफ़ी सही है और ये मोस्टली आ जाते हैं आपके पेपर में, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इनका मतलब आप अपने मॉडल पेपर में निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके बाद आता है भाई, यहाँ पर संधि विच्छेद आता है महर्षि का, जो कि महा प्लस ऋषि होगा। इसके बाद विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, ठीक है। विद्या प्लस आलय होगा, जो कि हमारा यहाँ पर हमको तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद मधुवरी का संधि विच्छेद होगा मधु प्लस अरि होगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भाई बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसमें कुछ थ्योरी वगैरह होती नहीं है, तो सही कर दोगे तो पूरा पूरा नंबर मिलता है। इसके बाद ये कुछ विभक्ति और वचन है, इनको आप आसानी से रट लें, मतलब याद कर लेना। आत्मनों का और नमनी का, ठीक है, नामनी का, आप अपने मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पुरुष यहाँ पे जो आते हैं, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना होता है। पुरुष जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद जलज यहाँ पर जो भी हो लिख दीजिएगा सही तरीके से। इसके बाद आते हैं एक शब्द के अनेक अर्थी, कर, कनक और अंबर, इनका आपको आसानी से मतलब इनको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी सीमा ना हो वो चीज़ क्या होती है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, चाहे तो अपने मॉडल पेपर में भी देख सकते हो। जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, ठीक है, तो अजातशत्रु होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो मेरे को विद्यालय जाना है, तो ये कोई वाक्य थोड़ा ना होता है, आपको ये लिखना होगा कि मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। उनके अनेकों नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाक्य गलत होगा, इसको वाक्य आपको सही करके लिखना होगा कि उनके अनेक नाम है, ठीक है, ये सही वाक्य होगा। इसके बाद जो स्थायी भाव आते हैं रस के, ठीक है, जो कि हास्य रस और शांत रस के स्थायी भावों की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। रूपक अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो भी यहाँ पर है, सोठा और दोहा इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना। और इसके आगे आता है कि आपको पत्र लिखना पड़ेगा, तो ये 2 लिख लो, ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट पत्र रहेंगे। इसके बाद आपको एक भाषा शैली लिखनी होती है, यानी आपको एक निबंध लिखना होता है जो कि 9 नंबर का होता है, 7+2, ठीक है। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी अपना निबंध लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे एक और क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसके आगे उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? गोदान, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विद्या की है? आत्मकथा की। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। दीप जले शंख बजे, तो इसका कौन सा होगा वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है वो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम चंद्र दास। इसके आगे और क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं जो कि पद के आएंगे हमारे पास। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, हो जा भाई जूम। यहाँ पर ज्ञानश्री शाखा से संबंधित कवि कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया? मैथिलीशरण गुप्त को। और ये का आगे क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है? तो ये क्वेश्चंस यार आप इजीली मतलब अपने हिसाब से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका वो मैंने काफ़ी ईजी आपको बता दिया है। आप बिना पढ़े भी इस पैराग्राफ में कम से कम 6-7 नंबर आसानी से ला सकते हो। 6-7 नहीं तो कम से कम 8 नंबर आसानी से ला सकते हो। ये मैं इसकी एक सेपरेट एक अलग वीडियो आगे बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो और ये बाकी पद्यांश है भाई, ये वाला दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश पढ़ लीजिएगा। पद्यांश को भी सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं आता है तब भी आप इस पद्यांश में कम से कम 6 से 7 नंबर तो आसानी से ले आओगे बिना पढ़े हुए, ठीक है। इसके बाद पद्यांश के बाद आपको मैंने और क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको केवल दिखा दे रहा हूँ, आप इनको इजीली अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं केवल स्क्रॉल करता जाऊँगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना अपने हिसाब से पॉज करके, ठीक है। जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको बताए हैं जीवन परिचय कह लो या साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी, ये काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक और मैं आपको बता दूंगा आगे। इसके बाद पद में बात करूँ तो मैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तो इनको भी ध्यान रखना। बाकी जो कहानी है वो तो मैंने आपको बता ही दी थी अपने पिछले पेपर जो भी मैंने दिखाया। ये सब आपको मतलब वो कॉमन चीज़ें हैं भाई कि इनको आपको पढ़ लेना, तो यार ये एग्ज़ाम में आ ही जानी है, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इन सबको अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके आगे जो संस्कृत वाला आता है पैराग्राफ, इनको भी आसानी से पढ़ लेगा क्योंकि इसका आपको हिंदी में मतलब निकालना होता है। ये चीज़ आप बिना पढ़े तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत संस्कृत समझते हो उसका हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप इस चीज़ को आसानी से कर पाओगे। एक आता है पैराग्राफ, एक आता है श्लोक, तो ये देख लो, इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके बाद मुहावरे लोकोक्तियाँ तो कर ही सकते हो, ये काफ़ी इजीली आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद रमेश का होगा रमा प्लस ईस, रम प्लस ईस होगा रमेश, ठीक है। रमेश हो जाएगा रम प्लस ईस। इत्यादि का होगा ती प्लस आदि। और यद्यपि का होगा यद प्लस अपि, ठीक है, ये होगा। बाकी ये आप देख सकते हो आत्मनों का फिर से यहाँ पर आ गया है, तो इसको विभक्ति वचन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से। नामव्य का भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर शब्दगोमा का सही अर्थ लिखना है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा ढूंढ के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके आगे अनेकार्थी आप कपि द्विज अली, कपि पिछले में भी आया तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है यार ये। इसके बाद ये जिसको जाना ना जा सके, तो ये देख सकते हो जिसको जाना ना जा सके। तो इसके बाद अज्ञात मतलब जिसको जाना ना जा सके अज्ञात हो जाएगा वो भाई, ठीक है। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर में जिसके समान दूसरा ना हो तो अद्वितीय हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका जो भी सही आंसर हो वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं काफ़ी दिनों से मैंने रिवीजन नहीं किया, तो फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको बता रहा हूँ। अब 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, तो वाक्य शुद्ध करना मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इजी होता है। इनमें थोड़ा सा अलग भाषा में दिया होता है, आपको सिंपल भाषा में लिखना होगा। बाकी श्रृंगार रस और अलंकार जो हैं, श्रृंगार रस और मतलब रस छंद अलंकार, इनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि मतलब वो कम चीज़ें दी हुई होती है, ये चीज़ें आनी होती हैं, इनको आसानी से पढ़ लेना यार, ठीक है। बाकी निबंध वगैरह हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको
मैं आप अगले वीडियो में आपको जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, साहित्यिक परिचय के बारे में बताऊंगा क्लास 12th में, जो कि आने ही आने भाई, उनको पढ़ के जाओगे नंबर भाई 110% उसमें आपके पूरे आ जाएंगे, अगर आपकी राइटिंग सही है तो। ठीक है, तो ये थी वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। तो अगली वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह के ऑलरेडी वीडियोस आगे आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।